उस टीचर के इतना करते ही सारे बच्चों का ध्यान सामने मौजूद उस टीचर पे आ जाता है। हे देखो, साक्षी मैम आ गई। लगता है आज सर का आखिरी दिन है, क्योंकि साक्षी मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। काफ़ी लोग एक दूसरे में फुसफुसाहट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये बात साक्षी मैम के कान तक आसानी से पहुंच जाती है। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? शांति से बैठ नहीं सकते हो? वो टीचर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ूस भी थी और बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी, इसलिए उसे सब दूर ही रहता था। और तो और वो साक्षी मैम श्रेया की टीचर भी थी, जो कि उसे पर्सनली गाइड्स भी करती थी। इसलिए उस टीचर की अहमियत स्कूल में सभी जानते थे। दूसरी तरफ सर इस वक्त श्रेया को ही देखे जा रहा था। उसने कोई ध्यान नहीं दिया था कि क्लास में टीचर भी आ चुकी थी। वो साक्षी मैम सीधे जाकर सर के सामने खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है। अपने ऊपर थोड़ी बहुत छाया आने के बाद सर को महसूस होता है कि उसके सामने कोई तो आके खड़ा हुआ है। वो जैसे ही अपनी आंखों को पलट कर सामने देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। सॉरी टीचर, मुझे नहीं पता था आप आ गई। सॉरी हड़बड़ाहट में साक्षी मैम को देखते हुए कहता है, अच्छा तुमने नहीं देखा कि मैं आ गई? अच्छा वैसे एक बात बताओ सर, क्या आज वो बिल्ली तुम टेम कर पाए? साक्षी मैम सीरियस लुक के साथ सर को देखते हुए कहती है, वो मैम उसने मुझे फिर काट लिया, पता नहीं क्यों। मैंने तो उसे बहुत महंगी मछली खिलाई थी, फिर भी। इससे पहले कि शौर आगे भी कुछ कहता, टीचर उसके बेंच पे एक चोर का हाथ मारती है, जिसकी वजह से शौर जो कह रहा था वो वहीं रुक जाता है। बस खिलाने से अगर कोई जानवर टेम हो पाता तो यहाँ पर तो बहुत सारे अमीर के बच्चे हैं, क्या वो बहुत सारे खाने का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, पिछले 4 साल से तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और तो तुम्हें यहाँ एडमिशन किसने दे दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और तो और स्कूल तुम्हें 4 साल से झेल रही है और ये 5वां साल है। अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुमने किसी जानवर को टेम नहीं किया, किसी क्या तुम्हें 10 जानवरों को टेम करना है, ये तो तुम जानते हो ना। लेकिन कम से कम अगर यहाँ से जाने से पहले तुम एक जानवर को भी टेम कर लो तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी कि हम तुम्हें किसी जानवर को टेम करता हुआ देखेंगे। देखो शौर्य, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अनाथ हो, लेकिन क्योंकि 4 साल इस स्कूल ने तुम्हें झेला है और तुम्हें इस स्कूल से बाहर नहीं निकाला है, इसका मतलब तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ। शौर्य की टीचर साक्षी मैम शौर्य से कहती है, पर मैम मेरे साथ सच में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। शौर्य साक्षी मैम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस वक्त वहाँ से जा चुकी थी। और क्लास के बीचों बीच पहुँचने के बाद, शौर्य अगर कल तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आए तो तुम्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट सबमिट कर दूंगी, समझे? साक्षी मैम की इस बात को सुनने के बाद शौर्य हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर साक्षी मैम ने वहाँ पर उसके खिलाफ रिपोर्ट को सबमिट कर दिया तो शौर्य को जरूर इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शौर्य इस वक्त अपने सर को झुकाए वहीं खड़ा था। शौर्य के बगल में जो श्रेया बैठी हुई थी वो शौर्य को देखती है और खड़ी हो जाती है, और उसके बाद साक्षी मैम भी वहाँ आ जाती है। शौर्य, मुझे बस एक बात समझाओ, क्या जो जिसके साथ रहते हैं वो उसके जैसे बन जाते हैं? साक्षी मैम ने शौर्य से ये क्वेश्चन पूछा था। जी मैम, जो जिसके साथ जैसे रहता है वो वैसा ही बन जाता है। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद मैम शौर्य का चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करती है और फिर उसे श्रेया की तरफ कर देती है। अच्छा बताओ, 4 साल से तुम श्रेया के साथ बैठ रहे हो, लेकिन अभी भी उसकी 1% भी खूबियाँ तुम्हारे अंदर आई हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग श्रेया के साथ बैठे होते तो न जाने अब तक उसका सर कितना ज्यादा खा चुके होते। मैं तो बस उससे ये पूछता कि उसने उस बीस्ट को पालतू को कैसे बनाया, और ये देखो, ये बस उसके बगल में बैठ के शर्माते रहता है और उसे घूरते रहता है। ये उसके साथ बैठने के लायक नहीं है। सारे बच्चे यही कहने लगते हैं, जिसके कारण शौर्य का मुंह उतर जाता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आने लगती है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कह पाता है। दूसरी तरफ श्रेया ये सब देखने के बाद सबको चुप कराती है और फिर वो साक्षी मैम और शौर्य के बीच में जाके खड़ी हो जाती है। टीचर, आपने ये तो जान लिया कि मैं इसके साथ रहती हूँ, तो इसने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है, लेकिन इसके मेरे साथ बैठने से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
और तो और कुछ टाइम से मेरा ये बीस्ट मेरे काबू से बाहर जाने लगा है और ये सब कुछ सौर्य के मेरे साथ बैठने की वजह से हो रहा है। श्रेया पूरे क्लास में चिल्ला के कह देती है, जिसके कारण अब कोई हंसने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था, क्योंकि श्रेया का गुस्सा सब लोग जानते थे और उसके बीस्ट की पावर भी सभी लोग जानते थे कि वो बीस्ट क्या है और क्या क्या कर सकता है। इस वक्त सौर्य शौक और हैरानी से श्रेया को ही देखे जा रहा था और मैं सौर्य कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसने इस 4 सालों में श्रेया से कुछ भी बातें नहीं की थी। वो बस उसे घूरने के अलावा कुछ करता ही नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बीस्ट टेमिंग के लिए उसे क्या पूछना है, क्या करना है। इसलिए सौर्य को यही लग रहा था कि इतने समय में जो भी करना है उसे ही करना है। इसलिए उसने किसी की भी एडवाइस नहीं ली थी और तो और पूरे स्कूल में कोई भी उससे बात करने से कतराता था, क्योंकि सौर्य एक अनाथ बच्चा था और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी बहुत बड़े फैमिली से आते थे। इसलिए वो लोग तो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी सौर्य से दोस्ती नहीं करता था और ना ही टूर्नामेंट के दिन उसके साथ कोई टीम बनाता था, क्योंकि सौर्य के पास कोई टीम किया हुआ मॉन्स्टर भी नहीं था और ना ही कोई जानवर। चलो सौर्य, मैं तुम्हें बस एक मौका देती हूँ। सौर्य की टीचर उसे देखते हुए कहती है। सौर्य जल्दी से सर को उठा के टीचर की तरफ देखने लगता है। कल या तो तुम उस रिपोर्ट को बनाकर मुझे लाके दोगे जिसमें मॉन्स्टर्स के बारे में सारी जानकारियाँ होती है और हमारे लेवल के शहर में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मुझे सबकी लिस्ट चाहिए। कौन किस लेवल पे है उसकी लिस्ट भी चाहिए और वो क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। मुझे ये सारी जानकारियाँ चाहिए। या तो ये बना के लाओ या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ आओ। इन दोनों में से कोई एक चॉइस तुम्हें चूज करनी होगी, तो बताओ। साक्षी मैम सौर्य को देखते हुए कहती है। सौर्य एक पल के लिए शांत रह जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि साक्षी मैम जो होमवर्क उसे दे रही हैं वो कोई छोटा मोटा होमवर्क नहीं है। उसके लिए उसे पूरे शहर पे जाकर रिसर्च करना होगा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक दिन था, इसलिए वो इसमें नाकाम होने वाला था। इसलिए वो अच्छे से जानता था कि वो ये काम नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ इससे पहले कि सौर्य कोई जवाब देता, ठीक है, फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ। कल इन दोनों चीज़ों के साथ, या तो मेरे पेरेंट्स या तो इस रिपोर्ट कार्ड के साथ तुम स्कूल आओगे, वरना स्कूल आने की जरूरत नहीं है। टीचर सौर्य को देखते हुए सौर्य को देखकर कहती है। सौर्य भी बदले में अपने गर्दन को हाँ में हिला देता है और फिर वो अपनी जगह पे बैठ जाता है, अपने सर को नीचे करके। कुछ देर बाद साक्षी मैम उस अजीब से क्लास के बीच में जाती है और एक बटन को दबाती है, जिसकी वजह से बच्चों के सामने एक वीडियो प्ले होने लगता है। चलो बच्चों, तो आज मैं तुम्हें न्यूरोकोर के बारे में समझाऊंगी। उसके बाद वो टीचर न्यूरोकोर के बारे में बच्चों को सब कुछ समझाने लगती है और सारे बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस वीडियो को और साक्षी टीचर को देखने लगते हैं। सौर्य जो एक पल पहले बहुत ज़्यादा उदास था, वो भी इंटरेस्ट के साथ उस वीडियो और टीचर को देख रहा था, क्योंकि टीचर समझाई ऐसा टॉपिक रही थी, क्योंकि टीचर का टॉपिक न्यूरोकोर था और न्यूरोकोर एक ऐसी चीज़ है जिसके मदद से कोई ह्यूमन अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। वो एक ह्यूमन लेवल से आगे क्लासिक लेवल और फाइटर लेवल पे जा सकता है, जिससे ह्यूमंस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। न्यूरोकोर को सभी लोग जब तक 20 साल के नहीं हो जाते तब तक वो सब न्यूरोकोर जनरेट नहीं कर सकते हैं। यही इस दुनिया का नियम है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसका नाम सिद्धार्थ वरदान था, उसने ही पूरी दुनिया पे एक बगावत शुरू की थी, जिसमें उसने सारे मॉन्स्टर्स को हराकर और उन्हें टेम करके अपने तरफ कर लिया और मॉन्स्टर्स पे जीत के बाद ह्यूमंस दोबारा इस धरती पे राज करने लगे। सिद्धार्थ वरदान, ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए सबको अब ये नहीं पता कि सिद्धार्थ वरदान आखिर है कहाँ, क्योंकि शौर्य और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी लोअर क्लास शहर में आते हैं। लेवल 1 के शहर में किसी को भी बाहरों की चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसलिए ही सिद्धार्थ वरदान अभी जिंदा है या मर गया या फिर क्या कर रहा है वो किसी को भी नहीं पता है। सिद्धार्थ वरदान वो एक पहला आदमी था जिसने 15 साल की उम्र में ही एक न्यूरोकोर जनरेट कर लिया था और न्यूरोकोर को जनरेट करने के साथ ही उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और तो और उसने अपने पावर को वहीं रुकने नहीं दिया, उसने अपने पावर को लेवल अप कर करके बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। और तो और न्यूरोकोर सिर्फ पावर बढ़ाने का काम नहीं करता है,
न्यूरोकोर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लोग अपने मॉन्स्टर्स को रख सकते हैं, वो भी बिना खाना पानी खिलाए पिलाए। मॉन्स्टर्स जब तक न्यूरोकोर के अंदर रहेंगे वो न्यूरोकोर की एनर्जी से ही स्वस्थ रहेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और तो और उनके अगर हाथ पाँव भी कट के अलग हो जाए तो वो वहाँ जाके रिकवर हो सकते हैं। और तो और लोग बिना न्यूरोकोर के जब मॉन्स्टर्स को टेम करते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर्स को अपने साथ ही लेके बाहर घुमाना पड़ता है या फिर अपने साथ ही हमेशा रखना होता है। लेकिन न्यूरोकोर के साथ ऐसी झंझट होती ही नहीं है। वो उन मॉन्स्टर्स को अपनी न्यूरोकोर के अंदर संभाल के रख सकते हैं और तो और उनकी पावर भी वहाँ बढ़ते रहती है। शौर्य क्लास खत्म करने के बाद सीधे अपने टिफिन करने के लिए कैंटीन चला जाता है। कैंटीन में पहुंचने के बाद शौर्य हमेशा की तरह अकेला और उदास होकर कैंटीन जा रहा था। कैंटीन पहुंचने के बाद शौर्य एक अजीब सी टेबल को ढूंढता है जहां पर कभी भी कोई नहीं बैठा था, क्योंकि वहां पर सिर्फ शौर्य बैठा करता था।